जय हिंद दोस्तों, नालंदा आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आइए स्टार्ट करें और देखें कि न्यूज़पेपर में से क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं और कौन से न्यूज़ को ध्यान देना चाहिए। आज जो सेशन आपके सामने है उसका नाम है यूपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज सीरीज 4। तो आज फ्रंट पेज पे ये न्यूज़ आई है, यूपी में जो है न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी को लाया जा रहा है सभी सेक्शंस को ध्यान में रखकर। तो देखिए इस पॉलिसीज में जो है किन किन बातों को जो है ध्यान में रखा गया है। तो सबसे पहले देखें कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो कि 2.7 है 2021 में, उसको जो है 2026 तक घटाकर 2.1 लाने की कोशिश है और 2030 तक जो है इसको घटाकर जो है कितना लाने की बात कर रहे हैं, 1.7, ठीक है, फर्टिलिटी रेट लाने की जो है ये एफर्ट कर रहे हैं। अब बात करें मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवलेंस की बात करें रेट की, तो 2021 में जो है अभी कितने परसेंट लोग यूज़ कर रहे हैं, 31.7%। तो 2026 में जो है इसको बढ़ाकर 45% लाने की बात चल रही है और 2030 में जो है इसे 52% तक लाने की बात चल रही है। वहीं मेल्स जो हैं जो कॉन्ट्रसेप्शन जो यूज़ कर रहे हैं वो अभी कितने कर रहे हैं, 10.8, राइट, यानी कि फीमेल्स पर जो है इसका बर्डन ज़्यादा है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का, राइट, फैमिली को छोटी रखने का। तो इसलिए जो है इस चीज़ पर ध्यान दिया गया है और उसे 2026 तक बढ़ाकर 15.1 और 2030 तक जो है 16.4 तक लाने की बात चल रही है। अब बात करें मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, क्योंकि आपको पता है कि जब डिलीवरी जब होता है फीमेल्स का जो है तो उस टाइम काफ़ी सारी फीमेल्स मर जाती हैं, राइट। तो अभी कितना है, 197 पर 1000। तो उसे क्या कोशिश कर रहे हैं, घटाकर कितना लाएं, 2026 तक 150 पर 1000 और 2030 तक जो इसे 98 तक लाने की बात चल रही है। और इसके लिए जो है गवर्नमेंट को जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ काफ़ी बढ़ानी होगी, तभी ये पॉसिबल है। वहीं दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। जैसे मैंने आपको बताया कि होता क्या है कि फीमेल्स जो हैं जैसे डिलीवरी के टाइम पर जो है उनकी डेथ होती है, क्योंकि उनकी लाइफ के ऊपर काफ़ी जो है संकट बनाता है, तो बच्चों के ऊपर भी ये प्रॉब्लम रहती है, राइट। तो अब जो है बच्चों की बात करें, शिशु मृत्यु दर की बात करें, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है 43 पर 1000 से घटाकर 2026 तक 32 पर 1000 लाने की कोशिश की जाएगी और वहीं 2030 तक जो है 22 तक लाने की कोशिश की जाएगी, राइट। तो ये इनका ऑब्जेक्टिव है। तो हमें जो है इसको सिर्फ ऐसे नहीं देखना है कि ये जो है 2 चाइल्ड पॉलिसी है, इसके बाकी पॉइंट्स को भी देखना है। लेकिन एक सवाल है वो ये, क्या हमें इसकी ज़रूरत है, ठीक है, इस ऐसी पॉलिसी की ज़रूरत है? तो इस चीज़ का जवाब जो है हमें डाटा दे सकता है। तो अगर हम पिछले डाटा को देखें, क्योंकि आपको पता है हर सेंसस से जो है हमें पॉपुलेशन के बारे में पता चलता है और फिर ये पता चलता है कि पिछले सेंसस से मतलब कि जो है करंट सेंसस में जो है कितना आपका पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। तो मैं 1991 से अगर मैं देखूं तो पहले क्या था, आपका 23.9% का जो है आपका ग्रोथ हुआ। फिर 2001 में जो है ये घटकर कितना हो गया, 21.7% हो गया, ठीक है, इतना ही ग्रोथ हुआ। और 2011 में जो है ये घटकर 17.6 पर हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि पॉपुलेशन इंडिया की प्रॉब्लम हुआ करती थी, आज जो है ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है ग्रेजुअली कम होती जा रही है, राइट। तो गवर्नमेंट को शायद इस तरह की पॉलिसीज बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि लोगों में जो है इसके ऊपर अपने आप अवेयरनेस आ रही है। अगर रिलीजन वाइज देखें तो 1991 में जो है 25.1% की ग्रोथ हुई थी, ठीक है। 2000 में जो है ये क्या हो गया, 20.3% का ग्रोथ हुआ और 2011 में जो है ये 16.8 हो गया, राइट। तो यानी कि लगातार जो है हिंदुओं में पॉपुलेशन क्या हो रही है, घट रही है। वहीं मुस्लिम्स की बात करें तो पहले क्या था, 34.5 था, काफ़ी ज़्यादा था, फिर घटकर कितना हो गया, 29.5 हो गया, अब कितना होगा, 24.6 हो गया। यानी कि बिना पॉलिसी बनाए जो है हम क्या देख रहे हैं कि पॉपुलेशन में जो है कमी आ रही है, राइट। तो इस तरह से बाकियों की भी हम देख सकते हैं, ठीक है। अब अगला सवाल, गवर्नमेंट के मन में क्या है, राइट, तो उसको भी देखें, क्योंकि हमें दोनों पक्ष को देखना चाहिए। तो सरकार का ये कहना है कि इंडिया जो है 16%, ठीक है, वर्ल्ड का पॉपुलेशन जो है होस्ट करता है। लेकिन अगर रिसोर्सेज की बात करें तो लैंड हमारे पास कितना है वर्ल्ड का, 2.45%, वाटर कितना है, 4%। तो ये सीधा सीधा समझ में आता है कि हमारे पास पॉपुलेशन का बर्डन ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पॉपुलेशन ज़्यादा ना बढ़े, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि ये पॉपुलेशन बढ़ता क्यों है, तो इसको भी देखें जरा। तो सबसे पहला कारण ये है सोशो इकोनॉमिक फैक्टर,
राइट। क्योंकि हमारे जो समाज जो है उसमें क्या होता है कि लड़कों की चाह ज़्यादा होती है, फीमेल्स को कम माना जाता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि भाई फीमेल्स तो अपने घर शादी के लिए चली जाएंगी, ठीक है, तो हमें लड़का चाहिए। तो लड़के की चाह में क्या होता है कि लड़कियों की संख्या जो है वो आ जाती है, क्योंकि पैदा कौन होगा नहीं होगा ये तो कोई किसी का इख्तियार नहीं है, किसी का कंट्रोल नहीं है कि मेल होगा या फीमेल होगा। तो मेल बच्चे की चाहत में जो है फीमेल बच्चों की जो है संख्या जो है बढ़ जाती है और अल्टीमेटली वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के रूप में सामने आता है। तो इसका भी ध्यान रखना है। तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं कि भाई हमारी जो गवर्नमेंट ने स्कीम चलाया है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, राइट, कि अगर लड़कियों को पढ़ाया जाए और उनकी कम उम्र में शादी ना की जाए और फिर उनको जो है इकोनॉमिक ग्रोथ करने का मौका मिले, उनको अपने करियर जो है बनाने का, सेटल करने का मौका मिले, तो वो भी बेटों के बराबर जो है अपने माँ बाप को सपोर्ट कर सकती हैं, राइट। वो अपने माँ बाप पे बर्डन नहीं होगी बल्कि उनके लिए जो है फक्र का जो है वो सबब बनेंगी, उनका रीजन बनेंगी। तो इस तरह से हम जो है इस चीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फिर दूसरा, इमर्जेंस ऑफ सन ऑफ सॉइल नैरेटिव। खासतौर से ये साउथ स्टेट्स में देखा गया है। वहाँ क्या देखने को मिला है कि उन्होंने जो है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के बड़े अच्छे मेजर्स लिए। तो इससे क्या हुआ कि उनका पॉपुलेशन जो है वो नेगेटिव में जाने लगा। इससे क्या हुआ कि बुजुर्ग लोगों की संख्या बढ़ गई। अब क्या हुआ कि दूसरे स्टेट से जो है माइग्रेशन होने लगा। तो उन्हें लगा कि अगर हम अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएं तो क्या होगा, तब जो है हमें क्या मिलेंगे, अब यंग बच्चे मिलेंगे, राइट, और ये जो हमारी जो डिपेंडेंस है दूसरे स्टेट्स पर कम हो जाएगी। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि पूरा इंडिया एक है, राइट, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, राइट। और साउथ ने जब ये काम इतने अच्छे तरीके से कंट्रोल किया है तो नॉर्दर्न स्टेट्स को भी जो है इस सक्सेस को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए और उसे दोहराना चाहिए, ठीक है। तो जब दोनों स्टेट जो हैं मिलकर काम करेंगे, दोनों रीजन के स्टेट जो हैं मिलकर काम करेंगे, तो फिर इस तरह की किसी भी नैरेटिव्स की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है, इनएडिक्वेट यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स ये जो हैं क्या है कि हम यूज कर सकते हैं, जैसे कॉन्डोम वगैरह जो है या और भी बाकी सारी चीजें जो हैं यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में अवेयरनेस कम है। तो अगर इसके लिए जो है अवेयरनेस बढ़ाई जाए तो काफी अच्छा रहेगा। अच्छी, इसमें भी एक समस्या मैंने आपको बताई थी कि जो फीमेल्स के ऊपर इसका दबाव ज्यादा है, हमें क्या करना है कि मेल्स को भी जो है इनको मोटिवेट करना है कि वो भी इन कॉन्ट्रासेप्टिव्स को क्या करें, यूज करें, ताकि फैमिली प्लानिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ फीमेल्स पर ना रहे बल्कि मेल्स भी इसमें अपना साथ में रोल दें। नेक्स्ट आपका लेवल ऑफ एजुकेशन। ये मैंने फर्स्ट भी आपको बताया था कि जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगा, राइट, अभी हमने देखा कि जैसे ये जो आप देख रहे हैं पॉपुलेशन जो कंट्रोल हो रहा है, इसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो क्या है, वो है एजुकेशन। हमारी लिटरेसी रेट भी बढ़ी है। तो जैसे जैसे लिटरेसी रेट बढ़ती है वैसे वैसे जो है पॉपुलेशन जो है वो भी कंट्रोल होता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन जो है वो ये कि हमें वुमेन सेंट्रिक अप्रोच अपनाना चाहिए और इसको हम किससे जोड़ के देखें, लेवल ऑफ एजुकेशन से जोड़ें कि फीमेल्स को जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने पे जोर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें लिटरेसी रेट में तो मेल की ज़्यादा होती है, फीमेल्स की कम होती है, क्योंकि फीमेल्स को पढ़ाने पे कम जोर दिया जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि फीमेल्स को भी इक्वली पढ़ाने पे जोर देना है, राइट। उनके करियर को डेवलप करने में जो है गवर्नमेंट को जो है अलग अलग स्कीम्स बनानी चाहिए ताकि फीमेल्स भी जो है क्या हो सके, सेटल हो सके। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो फिर क्या होगा कि फीमेल अगर वो सेटल्ड है, वो करियर वाइज जो है सक्सेसफुल है, तो डेफिनेटली वो जो है ज़्यादा बच्चे करना पसंद नहीं करेंगी। और प्लस बच्चे को मतलब कितने बच्चे करने नहीं करने हैं उसमें भी उनका जो डिसीजन मेकिंग में रोल होगा। दूसरा क्या है, स्विचिंग टू मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स। देखिए ये जैसे जैसे हम जो है मॉडर्न एरा में जा रहे हैं तो टेक्नोलॉजीज जो है वो नित्य प्रतिदिन जो है वो डेवलप हो रही है, राइट। और उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो है हम अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर हम जो है कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है वो यूज़ करें, ठीक है, तो उससे क्या होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। ऑन द लास्ट नोट लिस्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सदर्न स्टेट ने जो है इसमें काफ़ी अच्छा काम किया है, तो हमें उनको फॉलो करना चाहिए ताकि जैसे जो सक्सेस उन्होंने हासिल की है वही सक्सेस हम भी हासिल करें। अब जरा क्वेश्चन देखें कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन जो है बनता है। तो आपके सामने विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज और आर करेक्टली मैच्ड। तो सेंसस जनगणना कौन से लिस्ट में आता है, यूनियन लिस्ट में आता है कि नहीं आता है, ये आपको बताना है। पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग ये कौन से स्टेट लिस्ट में आता है कि नहीं आता है, ये आपने बताना है। तो अगर 1 सही है तो आंसर क्या होगा, ए होगा, राइट। अगर सेकंड सही है तो आंसर क्या होगा, बी होगा। और अगर दोनों सही है तो आंसर क्या होगा, सी होगा। और अगर दोनों गलत हैं तो आंसर क्या होगा, डी होगा। अब आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि क्या है, ए सही है, राइट। तो जो सेंसस है वो यूनियन लिस्ट में आता है, ये बात मैं बता ही चुका हूं।
बात करें पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, ये किस में आता है? ये स्टेट लिस्ट में नहीं आता। ये किस में आता है? कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, समवर्ती सूची में आता है। 42nd अमेंडमेंट से जो है इसको समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में जो है ऐड किया गया था। अब हम सेकंड न्यूज पर आते हैं। सेकंड न्यूज क्या है कि चाइना जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है कि जी दलाई लामा का बर्थडे का सेलिब्रेशन आप लोग कर रहे हो। अब देखिए कि चाइना ये भी बताएगा कि हमें किसका सेलिब्रेशन करना है और किसका नहीं करना है। लेकिन सवाल यह कि चाइना को इतनी दिक्कत क्या आई? तो मैं आपको बताऊं कि चाइना को इसलिए दिक्कत है कि दलाई लामा जो है वो तिब्बत के जो है क्या है, आपके धार्मिक गुरु हैं। ये कौन से दलाई लामा है? तो 14th दलाई लामा है। कौन से दलाई लामा है? 14th दलाई लामा है। तो यानी कि दलाई लामा जो है एक पोस्ट है, नाम नहीं है। जनरली हमें लगता है नाम है, ये नाम नहीं है, पोस्ट है। तो इनका नाम क्या? इनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो और ये तिब्बत के जो है हाईएस्ट स्पिरिचुअल लीडर हैं, राइट। तो इसीलिए चाइना इनको पसंद नहीं करता है, ठीक है। और ये जो है क्या है कि जब 1950s में चाइना ने तिब्बत पर अटैक किया तो उनसे वो काफी परेशान हो गया, ठीक है। और इन लोगों ने जो है इन बौद्धिस्ट लोगों को काफी तंग किया। फाइनली इन तिब्बती लोगों को जो है भागकर इंडिया आना पड़ा और दलाई लामा जो आपके सामने जो है ये अपने समर्थकों के साथ इंडिया आ गए और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जो है ये सेटल हो गए और वहां पर जो है इन्होंने अपनी पैरेलल गवर्नमेंट चलाई। इस बात से चाइना इनसे काफी परेशान रहता है, काफी दुखी रहता है और इसलिए जो है जब हमने उनका बर्थडे मनाया तो चाइना को बहुत ही ज्यादा मिर्ची लगी। एनीवे, दलाई लामा को बोधिसत्वा का दर्जा दिया गया है। बोधिसत्वा किसे कहते हैं? अवतार को बोलते हैं। बुद्धिज्म में अवतार को बोधिसत्वा कहते हैं। और इस बोधिसत्वा की खासियत यह है कि बोधिसत्वा जो व्यक्ति या जो पर्सन होता है वो खुद अरहत या निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है, वो एब्सोल्यूट एनलाइटनमेंट की दर्जा को प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो नहीं करता ताकि वो दूसरों को एनलाइटनमेंट जो है प्राप्त करने में हेल्प कर सके। तो इसीलिए जो है बोधिसत्वा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये दर्जा किसको दिया गया है? दलाई लामा साहब को दिया गया है। और ये कौन से बोधिसत्वा हैं? तो ये है अवलोकितेश्वर, ठीक है, का इनका नाम है, ठीक है। तो ये कौन सा बोधिसत्व है? अवलोकितेश्वर का जो है इनको दर्जा दिया गया, बोधिसत्व का दर्जा दिया गया, ठीक है। जो ये अवलोकितेश्वर जो आपके बोधिसत्वा जो हैं ये सिंबल इनका क्या है? ये जो है हाथ में जो है क्या है? कमल का फूल पकड़े रहते हैं, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है जो हमारे जो दलाई लामा जो है ये गेलुग स्पिरिचुअल स्कूल ऑफ थॉट से जुड़े हुए हैं। जो गेलुग जो है इसका मतलब होता है येलो हेड और ये येलो हेड जो है स्कूल ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है, तो ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है इन्हें पदमपानी भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अवलोकितेश्वर को कहा जाता है, ठीक है। और ये जो बोधिसत्वा जो है कंपैशन से, ठीक है, पर जुड़ा होता है, कंपैशन पर आधारित होता है। कंपैशन मतलब करुणा, दया, तो ठीक है। तो आई होप आपको ये बात पता लगी, ठीक है। और ये क्योंकि करुणा की बात करते हैं, करुणा पर बेस्ड है बोधिसत्वा, तो इसलिए दुनिया भर के दुख को ये सुनते हैं। एनीवे, और सबसे कमाल की बात बताता हूं वो ये कि इन्हें कुछ लोग जो है फीमेल भी समझते हैं। किसको? अवलोकितेश्वर को। कहीं सोचा दलाई लामा को नहीं, दलाई लामा को नहीं, अवलोकितेश्वर को जो है कुछ लोग फीमेल भी समझते हैं। एनीवे, अब इसी बेस पर आपके सामने क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर इज और आर करेक्टली मैच? अवलोकितेश्वर बोधिसत्वा क्या है? ऑफ कंपैशन। दूसरे है मंजूश्री, ये बोधिसत्वा ऑफ विजडम। अब आपको बताना कि दोनों में से कौन कौन से सही है। तो अगर सिर्फ फर्स्ट सही है तो आंसर ए होगा, अगर सिर्फ सेकंड सही है तो आंसर बी होगा, दोनों सही है तो आंसर सी होगा और दोनों गलत है तो आंसर क्या होगा? डी होगा। अब आपको बताना है कि क्या सही आंसर है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आंसर क्या है? सी है, यानी दोनों करेक्ट हैं। अब एक और न्यूज है वो ये कि पुरी में जो है सेकेंड ईयर लगातार जो है क्या किया गया है? रथ यात्रा को जो है एक तरह से रोका गया, कंट्रोल किया गया है, कर्फ्यू इंपोज की गई है, ठीक है। इससे काफ़ी डिवोटीज जो हैं परेशान हैं। तो इसमें ज़रा देखें, कुछ शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक है वो है सेवायत, ठीक है। सेवायत का मतलब क्या होता है? ट्रेडिशनल प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल। तो ये ध्यान रखना, यूपीएससी कभी भी आपसे जो है क्या पूछ सकता है? सेवायत के बारे में पूछ सकता है, तो ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है जी। और दूसरी बात जो ध्यान रखनी है वो ये कि ये वुडन आइडल इसमें होता है, यानी कि लकड़ी की मूर्ति होती है। जनरली हम सोचते हैं ना कि मूर्ति होगी तो पत्थर की होगी या फिर मेटल की होगी, नहीं, इसमें किसकी मूर्ति है? वुडन की है। एनीवे, तो बात करें कि ये टेम्पल जो है आपको पता है पुरी में जो है टेम्पल है जिसका नाम जगन्नाथ टेम्पल, ठीक है। तो जगन्नाथ टेम्पल किसने बनाया था? ये बनाया था अनंत वर्मन साहब ने बनाया था, ठीक है। और ये जो है ईस्टर्न गंग डायनेस्टी के रूलर थे। कब बनाया था? 12th सेंचुरी में बनाया था।
ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है। चलिए मैं आपको जो है एक फैक्ट और बता देता हूँ, या एक इसके पीछे जो है एक लोक कथा है, ठीक है, फोक स्टोरी है, तो वो भी बता देता हूँ। एक राजा थे जिनका नाम था इंद्र, ठीक है, इंद्र नाम के राजा थे। तो उनको सपने में आया कि भगवान विष्णु जो है उनके सपने में आए और उन्होंने कहा कि आप समुद्र के पास जाएं। आपको पता है उड़ीसा जो है ईस्टर्न कोस्ट में पड़ता है, ठीक है। तो सपने में उनके भगवान विष्णु आए और कहा कि ईस्टर्न कोस्ट में जाओ, वहाँ पर तुम्हें लकड़ी का बड़ा सा गट्ठा मिलेगा और आप जो है उसकी क्या करें, उस लकड़ी के गट्ठे को जो है मूर्ति बनवाए। राजा को लगा सपना सही है गलत है, चेक करने के लिए वो समुद्र तट पे चला गया, सी कोस्ट पे चला गया। वहाँ सही में उसे लकड़ी का बड़ा गट्ठा मिला, ठीक है। जब वो उसने गट्ठे को निकाला, तभी क्या हुआ कि वहाँ पर विश्वकर्मा जी जो है वो आ गए, ठीक है, बढ़ई का रूप लेकर। उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ इसकी बहुत ही सुंदर मूर्ति बना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है जी? शर्त ये है कि जब तक मैं पूरी मूर्ति ना बना लूँ कोई भी मेरे रूम में नहीं आएगा, चाहे जितना टाइम लग जाए। कहा ठीक है जी। तो राजा ने जो है उसको बंद कर दिया और वो मूर्ति बनाने लग गए। एक दिन हो गया, एक हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए, 1 महीना ऑलमोस्ट हो गया। राजा परेशान, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई, ठीक है। वो अंदर गए। जब अंदर गए तो मूर्ति का काम पूरा नहीं हुआ था और विश्वकर्मा जी ने पहले ही ये वादा ले लिया था कि जैसे ही तुम अंदर आओगे मैं काम वहीं छोड़ दूंगा। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि तब तक मूर्ति के जो है हाथ वगैरह जो है नहीं बन पाए थे, राइट। तो वो शायद इकलौती मूर्ति है जिसमें भगवान के हाथ नहीं है, ठीक है जी। तो इसलिए ये मूर्ति कंप्लीट नहीं हो पाई। ये तो ये कथा है। आपने एक कहावत भी सुनी होगी, अपना हाथ जगन्नाथ, सुनी होगी, डेफिनेटली सुनी होगी, ठीक है। तो मैंने एक मूवी में बड़े इसके एक्सप्लेनेशन सुनी थी, वो ये कि भगवान जगन्नाथ ने अपने हाथ जो हैं वो हम इंसानों को दे दिए, जिसकी वजह से जो है हम मेहनत कर सकें। तो भगवान जगन्नाथ हमें मेहनत करने की, हार्डवर्क करने का जो है वो लेसन देते हैं। और उन्होंने जो है इसलिए अपने हाथ क्या कर दिए, हमारे ऊपर सेक्रीफाइस कर दिए, कुर्बान कर दिए, ठीक है। उन्होंने इसकी जो है आहुति दे दी। तो ये ध्यान रखना है कि हाथ क्यों पूरे नहीं है, ठीक है जी। दूसरी बात वो ये है कि ये जो जगन्नाथपुरी जो मंदिर जो है ये 4 धाम की जो यात्रा में से एक है। बद्रीनाथ आपको पता है ये नॉर्थ में, द्वारका ये वेस्ट में, पुरी ईस्ट में, रामेश्वरम साउथ में। तो 4 धाम में से जो है एक इंपॉर्टेंट धाम जो है वो पुरी का जो है वो इसी का आता है। और इन्हें जो है इस मंदिर को जो क्या बोलते हैं, यमनिका तीर्थ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको यमनिका तीर्थ? इसलिए क्योंकि जो यहाँ की यात्रा करता है तो पुरी में जो है यमराज भी नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भगवान जगन्नाथ हैं और भगवान जगन्नाथ आपको पता है कृष्ण को कहा जाता है, ठीक है जी। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे जगन्नाथ की जो मूर्ति है वो किससे बनी हुई है, लकड़ी से बनी हुई। स्टोरी सुनाई थी मैंने आप लोगों को। इसके 4 गेट्स हैं। ईस्टर्न में यानी पूर्व में जो सिंह द्वार है, 2 शेर हैं, ठीक है। सदर्न में जो है अश्व द्वार है। वेस्टर्न में अश्व मतलब हॉर्स, सिंह मतलब लॉयन। वेस्टर्न में जो है वो क्या है, व्याघ्र द्वार है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपके यानी भेड़िया जो है, एंड देन फिर नॉर्दर्न में जो है हस्ती द्वार यानी हाथी का है। क्लियर है? आगे बढ़े। इस रथ यात्रा के एक फेस्टिवल प्रॉपर होता है और ये जो है 9 दिन लंबा आपका चलता है, ठीक है जी। इसमें जो है 3 रथ खींचे जाते हैं और इसलिए तीनों पर अलग अलग मूर्ति होती है, ठीक है। जो रथ कौन खींचते हैं? जो इनके भक्त होते हैं, इंडिया और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से जो आते हैं वो लोग खींचते हैं, राइट। तो 3 जो मैंने आपको बताया कि इसमें मूर्ति होती है, किस किस की होती है? लॉर्ड जगन्नाथ यानी कृष्ण की, उनके भाई बलराम यानी बलभद्र की, और उनके सिस्टर जो है सुभद्रा की। सुभद्रा वही जिनकी शादी अर्जुन से हुई थी और उन दोनों के बच्चे का नाम क्या था? अभिमन्यु था, राइट। अब जरा देखिए इस मंदिर का स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर क्या है। तो ये नागरा स्टाइल से ये जो है मंदिर बना हुआ है कलिंगा में, ठीक है। कलिंगा स्टाइल नागरा है, नागरा का सब स्टाइल है कलिंगा स्टाइल। कलिंगा आपको पता है उड़ीसा को कहते हैं, राइट। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देने की वो है कि इस टेम्पल का जो एक्सटीरियर है वो बड़े अच्छे से कार्व करके बनाया गया, नक्काशी करके बनाया गया, लेकिन इंटीरियर जो अंदर का जो है दीवार जो है टेम्पल की जो है वो बड़ी प्लेन है ना, अजीब सी बात, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ का शिखर आपको पता होगा कि ये मंदिर होता है और मंदिर के ऊपर ये शिखर होता है। तो शिखर को क्या बोलते हैं? द्योल बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ मंडप है, यहाँ पे सामने ऐसे चबूतरा टाइप का बना हुआ मंडप बना हुआ। उस मंडप को यहाँ पे क्या कहा जाता है? जगमोहन कहा जाता है। कृष्ण को ही जगमोहन कहते हैं, आप जानते हैं। अब जरा देखें कि क्वेश्चन को जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ पुरी टेम्पल इज नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। आपको बताना है कि सही है कि नहीं है। द मंडप वॉज नोन एज जगमोहन इन उड़ीसा। उड़ीसा में मंडप को जगमोहन कहते हैं। बताना आपको सही है कि नहीं है। और तीसरा देखा, द एक्सटीरियर ऑफ टेम्पल्स इज रिचली कार्व्ड व्हाइल द इंटीरियर आर प्लेन। अब आपको बताना तीनों में से कौन कौन से सही। तो अगर फर्स्ट और सेकंड सही है तो आंसर ए होगा, सेकंड और थर्ड सही है तो आंसर बी होगा,
फर्स्ट और थर्ड सही है स्टेटमेंट तो आंसर सी होगा, और अगर सभी स्टेटमेंट सही है तो आंसर क्या होगा, डी होगा। तो चलो बताएं क्या आंसर सही होगा इसका। तो आपको जानकारी बता दूं, आंसर क्या है, डी है, क्योंकि यही सारी बातें मैंने आपको पिछले उसमें स्लाइड में बताई थी। अब एक और न्यूज़ आई है, एक रिचर्ड ब्रेंसन नाम के जो है एक आपके कैपिटलिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है, 71 ईयर्स के हैं। तो ये सेकंड ओल्डेस्ट पर्सन हो गए जो कि स्पेस में गए हैं, क्योंकि ठीक है। तो ये साहब जो है, इनकी कंपनी का नाम है वर्जिन गैलेक्टिक, ठीक है जी। और ये अपने साथ जो हैं एक इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट को लेके गए जिनका नाम है शिरीषा बांदला, ठीक है। ये आपके सामने है शिरीषा बांदला, और ये हैं रिचर्ड ब्रेंसन, ठीक है जी। तो ये लोग जो हैं आपका स्पेस की यात्रा कर कर आए हैं। तो ये जो है थर्ड नंबर के हैं। तो सेकंड नंबर पे कौन थी, सुनीता विलियम्स, आपको पता ही होगा। फर्स्ट नंबर पे कौन थी, कल्पना चावला, ठीक है जी, क्लियर है। तो ये 3 इंडियन ओरिजिन की लड़कियां जो हैं क्या गई हैं, स्पेस में गई हैं, ठीक है। और ये सारी जो इंडियन ओरिजिन की थी। अगर मैं इंडियन सिटीजन की बात करूँ तो वो कौन है, राकेश शर्मा, आपको पता ही होगा, ठीक है। रिचर्ड ब्रेंसन मैंने आपको बताया था कि ये क्या बिजनेसमैन है, इंग्लिश बिजनेसमैन है, और इनकी कंपनी का नाम क्या, वर्जिन ग्रुप इनकी कंपनी, और इसकी काफ़ी सारी कंपनी है इसके अंदर। तो इन्होंने इसी ग्रुप के अंदर जो कंपनी स्टैब्लिश की थी जिसका नाम था वर्जिन गैलेक्टिक, और इसका काम क्या है, स्पेस टूरिज्म का है, कि लोगों को स्पेस में घूमने के लिए ले जाया जाए, ठीक है। एनीवे, तो जब ये स्पेस में गए तो क्या हुआ जी, तो ये जो है आपके न्यू मैक्सिको जो डेजर्ट है उससे 88 किलोमीटर ऊपर तक पहुंचे, ठीक है जी। वहाँ पर जो है 3 से 4 मिनट जो है इन्होंने वेटलेसनेस, आपको पता है कि जब ऊपर जाते हैं तो क्या हो जाता है, वेट क्योंकि ग्रेविटी खत्म हो जाती है या कम हो जाती है, तो इसलिए जो है क्या हो गया, आपका वेटलेसनेस को इन्होंने फील किया, और उसके बाद जो है वापस भी आ गए। आपको पता होगा कल्पना चावला तो वापस आ भी नहीं पाई थी, राइट। तो ये सक्सेसफुली आ गए थे, काफ़ी बड़ी बात है, ठीक है। ये बात इसमें दे रखी है। आपको जान के और ताज्जुब होगा वो ये कि एक साहब हैं मिस्टर बेजोस, ठीक है जी। तो ये भी जो है 20 जुलाई को इन्होंने जो है कहा था कि भाई मैं स्पेस में जाऊंगा, और रिचर्ड ब्रेंसन ने पहले ही बाजी मार दी और ये पहले पहुंच गया। इसके अलावा आप जो हैं एलन मस्क का नाम तो जानते होंगे, इनकी इसकी कंपनी है इनकी स्पेस एक्स, तो ये भी जो है मतलब तो स्पेस टूरिज्म के लिए जाने जाते हैं, राइट। तो ये न्यूज़ है जिसमें से आप इनका नाम जरूर ध्यान रखें। क्या नाम है इनका, शिरीषा बांदला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब जरा बताएं कि भाई कौन कौन सा इसमें मैच है। वर्जिन गैलेक्टिक ये कंपनी का नाम है जो स्पेस टूरिज्म कराती है, इसके मालिक कौन है, रिचर्ड ब्रेंसन। फिर एक है ब्लू ओरिजिन कंपनी, इसके मालिक कौन है, जेफ बेजोस। और स्पेस एक्स, इसके मालिक आपके हैं एलन मस्क। आपको बताना कि तीनों करेक्टली मैच है कि नहीं है। तो अगर 1 और सेकंड मैच है तो आंसर ए होगा, सेकंड और थर्ड मैच है तो आंसर क्या होगा, आपका बी होगा। अगर फर्स्ट और थर्ड मैच है, करेक्टली मैच है, तो आंसर सी होगा, और अगर सभी मैच है तो आंसर क्या होगा, डी होगा। तो आंसर क्या है इसका, डी, ठीक है जी। तो जो जेफ बेजोस की कंपनी का नाम क्या है, ब्लू ओरिजिन, और 20 जुलाई को जाने वाले हैं। और वर्जिन गैलेक्टिक किस कंपनी का नाम है, रिचर्ड ब्रेंसन का, और स्पेस एक्स जो है एलन मस्क का। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़, अर्जेंटीना ने काफ़ी टाइम के बाद जो है क्या कर लिया, ठीक है, 28 साल के बाद जो है उन्होंने कोपा अमेरिका कप जो है वो जीत लिया। क्या है ये कोपा अमेरिका, तो कोपा अमेरिका ये जो फुटबॉल चैंपियनशिप का नाम है, इसे साउथ अमेरिका की जो है कंपनी जिसका नाम है कॉनमेबॉल, ठीक है, वो ऑर्गेनाइज करवाती है, राइट। ये जो है 13 जून से लेकर 10 जुलाई के बीच में जो है ये मैचेस इसके हुए थे, और जीता कौन, अर्जेंटीना। 28 साल के बाद किसको हराया, ब्राज़ील को हराया। किस स्कोर से, 1-0 से हराया, ठीक है जी। और इन्होंने जो है, इन्होंने अर्जेंटीना ने जो है इस कोपा अमेरिका कप को जीत कर जो है किसकी बराबरी कर ली, ये बराबरी कर ली उन्होंने उरुग्वे की, क्योंकि इन्होंने 15 टाइम जो है टाइटल जीता है, 15 बार में जीता है। तो नहीं, इतनी बार किसने जीता, उरुग्वे ने जीता है, ठीक है। ये साहब जो है अर्जेंटीना की जीत के नायक थे, जिनका नाम क्या है, मेसी है। और दूसरे साहब जो कि मतलब अपनी टीम को नहीं जिता सके, लेकिन ये भी फुटबॉल के बहुत बड़े प्लेयर हैं, जिनका नाम क्या है, नेमार, ये ब्राज़ील के हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, मैं चाहता हूँ आप लोग ध्यान रखें। अब आपके सामने 5th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज और आर करेक्टली मैच। फर्स्ट है लियोन मेसी, अर्जेंटीना के, ये प्लेयर का नाम है और ये कंट्री का नाम है। और नेमार ये प्लेयर हैं और कंट्री का नाम क्या दे रखा है, ब्राज़ील। अब आपको बताना है कि दोनों में से कौन कौन सही है। अगर सिर्फ फर्स्ट जो करेक्ट मैच है तो आंसर ए होगा, अगर सिर्फ सेकंड जो करेक्टली मैच है तो आंसर बी होगा, दोनों करेक्टली मैच है तो आंसर सी होगा, और अगर दोनों में से कोई भी करेक्टली मैच नहीं है तो आंसर क्या होगा, डी होगा। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, यानी कि दोनों जो है करेक्टली मैच हैं। जो मेसी जो है वो अर्जेंटीना के प्लेयर हैं, और जो नेमार जो हैं वो ब्राज़ील के प्लेयर हैं। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जिसका जवाब ज़रूर दें, ठीक है। मैं कल जो है सिर्फ 9 या 10 बच्चों ने जवाब दिया था,
तो मैं चाहूंगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जवाब दें उतना अच्छा होगा। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट इज रिलेटेड विद पुरी जगन्नाथ टेम्पल। तो आंसर ए इसका क्या, शैविज्म से जुड़ा हुआ है, बी वैष्णविज्म से जुड़ा हुआ है यानी वैष्णव संप्रदाय से, सी शाक्तिज्म यानी शक्ति संप्रदाय से, डी नन ऑफ दीज यानी किसी से नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। प्यारे बच्चों, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हमारा जो है टेस्ट सीरीज जो है प्रीलिम्स का अगर आप ज्वाइन करते हैं 2021 के लिए, तो अगर आपको टारगेट 120 प्लस मार्क्स लाना है तो आप हमारे जो है टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। इसके लिए हमें इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि फ्री डेमो टेस्ट जो कि फुल्ली यूपीएससी बेस्ड टेस्ट होगा, राइट। ये नहीं कि आपको 5-10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, नहीं, पूरे 100 क्वेश्चन जो हैं आपको दिए जाएंगे और वो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं यूपीएससी बेस्ड होंगे। ठीक है जी। तो अगर आप इस टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, इन नंबर पे फ़ोन करके जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आरपीएससी का नोटिफिकेशन आने वाली है, तो अगर आप जो है क्लासेस, टेस्ट और नोट्स चाहते हैं आरपीएससी से रिलेटेड, तो आप जो है हमें इन नंबर पे कॉल करें ताकि आरपीएससी बेस्ड आपकी अच्छी तैयारी हो सके। इन द लास्ट नॉट लिस्ट वो है आंसर राइटिंग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अभी भी जो है 3 महीने हैं, तो आप थोड़ा टाइम जो है आंसर राइटिंग पे कर सकते हैं। 2 आंसर रोज लिखें। 20 आंसर लिखने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा, तो इसलिए 2 आंसर जो है अगर रोज लिखते हैं, एक स्टैटिक पोर्शन पर, एक करंट पोर्शन पे, तो इससे धीरे धीरे आपका जो है कोर्स भी कवर हो जाएगा और आपके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होगी। और सिंपल सी बात है वो है स्किल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ राइटिंग करना जरूरी नहीं है, उसको स्किल को भी डेवलप करना काफी जरूरी है। तो अगर आप जो है यूपीएससी मेंस के आंसर राइटिंग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमें इन नंबर पे फोन कर सकते हैं, राइट। और इसके अलावा जो है अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सबको फायदा मिले। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।